नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी शार्ट संग्रह क्लास 6 to 12 में, जो कि यह किताब जो है आपका इसमें संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। तो इस किताब से हम लोग जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास जो भी आपका भारत का है उसको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस किताब में अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन भारत का इतिहास को पढ़ेंगे। और जो कि आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और पार्ट नंबर, तो इसका ये पहला वीडियो आएगा, चैप्टर नंबर 1 का पहला वीडियो। ठीक है, अब वीडियो नंबर 1, ठीक है, और पार्ट नंबर पहला। ठीक है, तो हम जो आज पढ़ेंगे वो आपका होगा प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत या फिर प्राचीन इतिहास, भारत का इतिहास। ठीक है, और आपका पहला चैप्टर नंबर है ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, तो आपका ऐतिहासिक स्रोत पहला चैप्टर होगा। ठीक है, प्राचीन भारत का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत में आपका जो टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में, ऐतिहासिक स्रोत में पुरातात्विक स्रोत, सिक्के के बारे में पढ़ेंगे, अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और विदेशी विवरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से हम आपका संक्षिप्त इतिहास क्लास 6 to 12 शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये किताब आपका महेश बर्नवाल की। ठीक है, तो आप लोग कृपया इसे खरीद लें। ठीक है, और काफी अच्छी किताब है। ठीक है, और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको कोई अलग से आपका अगर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो रहा या फिर अन्य यूपीएससी को छोड़ाकर और नेट जेआरएफ पे भी हेल्प करता। ठीक है, और यूपीएससी में भी ये आपका इससे क्वेश्चन आने की संभावना काफी रहती है। ठीक है, क्योंकि ये आपका किताब आईएएस, पीसीएस, यूजीसी, नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस किताब को पढ़ने के बाद आपका जो है कोई भी स्टेट पीसीएस लेवल का कोई भी एग्जाम होगा तो आराम से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्रोत में हमें क्या क्या पढ़ना हमने टॉपिक देखा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट और सा छोटा कर लेते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। ठीक है, और इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट लाइन था। अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत आपके क्या क्या है इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, तो किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, ठीक है, तो आपके अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों, माउंट्स की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टीला। तो टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और आपका बहु सांस्कृतिक। ठीक है,
प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक सांस्कृतिक के विषय में भी जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे और उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के विद्वान उपयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे और भोजन में किन अनाजों का उपभोग करते थे और किस प्रकार के औजारों तथा हथियारों का उपयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मुगलित कहते हैं। ठीक है, कृषि प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 C14 कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता परागों पोलन के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। ठीक है, पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका सिक्के के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका सिक्के क्या है? तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं और मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातुओं की बनाई जाती थी और जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्कों के सांचे मिले हैं और इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित है। भारत में मिले आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित मिलती है। सिक्कों पर लेख तथा एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में
होता था, इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, प्रोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट हम पढ़ें आपका अभिलेख के बारे में। तो आपका अभिलेख क्या है, पढ़ते हैं। तो अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसके अध्ययन को पूरा लेखाशास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुए और इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नसत नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र पैलियोग्राफी कहते हैं और अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी तथा 4ठी-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा था। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या है। तो एक आपका है साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। एक आपका है विदेशी यात्रा विवरण और एक आपका है पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। तो 3 प्रकार से आप प्राचीन इतिहास के स्रोत को प्राप्त कर सकते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य में आपका क्या क्या आता है। तो एक आपका है धार्मिक साहित्य और एक आपका है लौकिक साहित्य, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य में आपको 2 पार्ट है, एक आपका है ब्राह्मण साहित्य और एक आपका है ब्राह्मणेतर साहित्य, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य, ठीक है, ये आपका साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य में आपका वेद, ज्ञान, उपनिषद, शमी प्रार्थना, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। तो ये आपके जो है ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है धार्मिक साहित्य में ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में आपका आएगा बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ठीक है। लौकिक साहित्य, तो लौकिक साहित्य में आपका आएगा ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ। तो लौकिक साहित्य में आएगा ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका विदेशी यात्रा विवरण। तो इसमें आपका जो है 3 तरह के आपके लेख मिलेंगे। एक आपका यूनानी रोम लेख, एक आपका चीनी लेखक, एक आपका यूनानी रोमन लेखक, एक आपके चीनी लेखक और एक आपके अरबी लेखक, ठीक है। तो 3 तरह के आपके लेखक हैं, ठीक है। तो आपका चीनी लेखक में आएगा फाहियान और शुंगयू, वेंसान और आपका इत्सिंग, ठीक है। तो ये आपके चीनी लेखक थे, ठीक है। तो फाहियान
शुंगयुन, हेनसंग और इत्सिंग। यूनानी रोमन लेखक आपके कौन कौन है? तो यूनानी रोमन लेखक तो टेसियस जो कि आपके ईरान के थे, हेरोडोटस जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान निरियाकस, आनेस सिक्रिटस एवं एस्ट्रोबुलस। ठीक है। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे ये। डायमिकस बिंदुसार के समय, डायनोसियस अशोक के समय, टॉलमी ये आपके जियोग्राफी के लेखक हैं, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं ये। ठीक है। तो ये आपके जो है यूनानी रोमन लेखक थे। ठीक है। अब हम देखेंगे अरबी लेखक जो कि आपके हैं। अरबी लेखक में सुलेमान, तो अरबी लेखक में सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी। तो अल बरूनी ने लिखा है तहकीक के हिंद के ये लेखक हैं अल बरूनी। इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक है। तो ये आपके अरबी लेखक थे जिनसे हमें प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है भारत का। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां। तो अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां क्या क्या? तो ब्राह्मी लिपि, तो अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है और यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट है खरोष्टी लिपि, तो अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट है यूनानी एवं आर्मेइक लिपि, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ये आपका अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां। ठीक है। नेक्स्ट आपका मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं जिनसे उनके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है। उदयगिरी से, तो उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। शक छत्रप, तो शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रमुख अभिलेख व शासक, तो आपके प्रमुख अभिलेख और उस समय के शासक कौन थे जिन्होंने इस अभिलेख को जो है लिखवाया था। तो इधर आपका अभिलेख का नाम है, इधर आपका शासक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, के शासनकाल में था। अहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासन के बारे में तो जानकारी प्रदान करती है। नासिक अभिलेख गौतम बालसूरी के शासन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के बारे में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के बारे में। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के बारे में। देव पाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में। और पितरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के बारे में बताती है। ठीक है। तो कलिंग नरेश खारवेल का जो अभिलेख है वो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का अहोल अभिलेख है। गौतम बालश्री का नासिक अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है।
समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग स्तंभ लेख है, मालवा नरेश यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख है, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख है, बंगाल शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख है, और स्कंद गुप्त का पितरी व जूनागढ़ अभिलेख है। वशिष्ठी पुत्र, तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी सांस्कृतिक के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त की विजय व विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शोनस ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मुहूर्त पर मिलते हैं और ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सकते हैं और ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए और जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। ठीक है, सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं और इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 में जेम्स प्रिंसप को सफलता मिली, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट है आपका पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख एवं उनके स्थान क्या क्या पढ़ते हैं। तो इधर आपका स्तंभ लेख है, तो महरौली स्तंभ लेख इधर आपका स्थल है, तो महरौली दिल्ली कुतुब मीनार परिसर। ठीक है, तो आपका जो है एक मिनट, ये आपका स्तंभ लेख का नाम है। इधर आपका स्तंभ लेख का कहां पर स्थित है और ये किस व्यक्ति से संबंधित है और किस समय का है और उसका विषय वस्तु विशेष तथ्य क्या है। ठीक है, तो ये आपका 5 बॉक्स दिया गया। तो सबसे पहला आपका है महरौली स्तंभ लेख। तो महरौली स्तंभ लेख ये आपका मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में है और महरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है और ये आपका महरौली स्तंभ लेख गुप्तकालीन समय का है, गुप्त समय का। और इसकी विशेष तथ्य यह है, यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के वैष्णव होने, बंगाल विजय तथा सप्त सिंधु के समीप विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध एवं विवरण प्रदान करता है। मूलतः यह स्तंभ विष्णुपद पहाड़ी संभवतः उदयगिरी मध्य प्रदेश पर स्थापित था, जिससे बाद में दिल्ली के किसी शासक द्वारा यहाँ दिल्ली में स्थापित करवाया गया था। नेक्स्ट आपका सेकंड प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। तो ये आपका प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है और ये आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है और ये आपका गुप्तकालीन समय का है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख और इसका जो विशेष तथ्य है, तो ये संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ पर अंकित है, जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था और इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के काव्यात्मक शैली में
समुद्रगुप्त के वंश परिचय, उनकी विजयों एवं राज्य विस्तार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका बौद्ध स्तंभ लेख। तो बौद्ध स्तंभ लेख में क्या है, तो ये आपका भरूच सतना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। और बौद्ध स्तंभ लेख राजा वासुदेव से संबंधित है और ये आपका शुंग काल से संबंधित है। और इस अभिलेख से शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मथुरा स्तंभ लेख। ये आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में है और ये मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। मथुरा स्तंभ लेख और ये आपका गुप्तकालीन है, ठीक है। और इसका जो मथुरा स्तंभ लेख का जो विशिष्ट तथ्य है, तो यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। और इस समय इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है और इसमें माहेश्वर समुदाय के उदिताचार का भी वर्णन है। नेक्स्ट आपका 5वां नंबर गरुड़ स्तंभ लेख, जिसे हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं और ये आपका बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में स्थापित है। और ये आपका जो है गरुड़ स्तंभ लेख भागवत हेलियोडोरस इंडो ग्रीक शासक एंटियालकिड्स का राजदूत से आपका संबंधित है, ठीक है। और ये आपका शुंग काल का चूंकि स्तंभ लेख है और इसमें 2 अभिलेख उत्कीर्ण है। एक अभिलेख में हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताते हुए उसके द्वारा स्तंभ के निर्माण का वर्णन है, तथा दूसरे अभिलेख में महाभारत के एक श्लोक का उल्लेख है। नेक्स्ट है एरन स्तंभ लेख, जो कि आपका एरन सागर जिला मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये समुद्रगुप्त से संबंधित है और ये आपका गुप्तकालीन है। और यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है और यह विदर्भी शैली में है और इस पर अंक उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट आपका एरन स्तंभ लेख, जो कि आपका एरन मध्य प्रदेश में, और ये वाला बुद्धगुप्त से संबंधित है और ये आपका गुप्तकालीन है। और एरन स्तंभ लेख भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण है तथा इसमें भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का उल्लेख है और इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है एरन स्तंभ लेख में। नेक्स्ट आपका भीतरी स्तंभ लेख, तो ये आपका भीतरी गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश में है और ये इसमें आपका जो है भीतरी स्तंभ लेख स्कंद गुप्त से संबंधित है और ये आपका गुप्तकालीन है। और इस लेख में स्कंद गुप्त के वंश परिचय, हुनों के आक्रमण तथा स्कंद गुप्त के द्वारा उनके दमन का उल्लेख है। 9 आपका बिहार स्तंभ लेख, जो कि बिहार शरीफ पटना बिहार में और ये स्कंद गुप्त से संबंधित है और ये गुप्तकालीन है अभिलेख और इस स्तंभ पर कोई तिथि अंकित नहीं है और इस पर स्कंद गुप्त तक के गुप्त शासकों तथा कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है। नेक्स्ट आपका बिलसड़ स्तंभ लेख, तो ये आपका बिलसड़ एटा जिला उत्तर प्रदेश में है और ये आपका कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल के बारे में
जानकारी प्रदान करता है और इनसे ही संबंधित है कुमारगुप्त प्रथम से आपका ये बिलसर स्तंभलेख संबंधित है और ये आपका गुप्तकालीन है और इस अभिलेख में गुप्त संवत 96 415 ईस्वी अंकित है तथा कुमारगुप्त तक के गुप्त शासकों का उल्लेख है। इसी अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय मंदिर का तथा धर्म संघ के निर्माण का उल्लेख भी है। नेक्स्ट आपका एरन स्तंभलेख, तो ये आपका एरन मध्य प्रदेश में और ये आपका जो है भानुगुप्त से संबंधित है और ये आपका गुप्तकालीन अभिलेख है। ठीक है, 510 ईस्वी के इस अभिलेख में भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है तथा हुनों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसके मित्र गोपराज की मृत्यु तथा उसके बाद गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट आपका तालगुंडा स्तंभलेख, जो कि आपका शिमोगा मैसूर कर्नाटक में और यहाँ पर आपका शांति वर्मन मयूर शर्मन के बारे में जानकारी देता है। तालगुंडा स्तंभलेख और ये गुप्तकालीन है और यह स्तंभलेख दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसमें कदम शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर बी कल पढ़ेंगे, सेकंड वीडियो। ठीक है, तो पार्ट नंबर बी होगा कल और आपका सेकंड वीडियो आएगा कल, जो कि साहित्यिक सोच से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद।